Dear students, good morning to everybody. Yesterday I told about the introduction of the first chapter, the portrait of a lady. Today I am going to tell about the complete summary of this chapter. Please pay attention towards what is being expressed before you. In this chapter, the author's grandmother was an old woman. इस चैप्टर में लेखक की जो वृद्ध दादी माँ थी, हर फेस वाज रिंकल्ड ऑल ओवर, उनके चेहरे पर हर जगह झुर्रियाँ आ चुकी थी. फॉर 20 years द ऑथर हैड बीन नो चेंज इन हर लुक्स एंड बिहेवियर. 20 वर्ष से लेखक ने उनके चेहरे पर या उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं देखा था. It was difficult to believe that she too had once been a playful child or a pretty young woman with a husband. ये विश्वास करना मुश्किल था कि शायद वो एक समय एक सुंदर महिला और उनके बच्चे भी हुए होंगे या उनके पति भी थे. Even the grandfather with his long white beard in a portrait looked at least 100 years old. यहाँ तक कि जो ग्रैंडफादर थे अपनी सफेद दाढ़ी में ऐसा लगता था कि वो शायद उनकी उम्र 100 साल की हो. It was even disgusting to think that the grandmother had ever been young and pretty. ये सोचने में लेखक को बहुत ज़्यादा क्रोध जैसा या झुंझलाहट होती थी. शायद उसकी दादी माँ कभी सुंदर रही होंगी, कभी युवा रही होंगी. The old lady was short-statured at a little bent. बूढ़ी महिला जो थी थोड़ी सी उसमें झुकाव आ चुका था. She moved about in the house limping. घर में वो झुक करके ही चला करती थी. She had silver locks and wore spotted white clothes. उनके बाल सफेद थे और वो स्वच्छ सफेद रंग के कपड़े पहना करती थी. She looked like a winter landscape in the mountains. और वो कैसी लगती थी देखने में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों में बर्फ दिखाई देती है, बर्फ का दृश्य. She always carried a rosary in her hands. और वो हमेशा अपने हाथ में एक माला लेती थी. Which she kept counting. जिसे वो हमेशा जप करती रहती थी. Her lips were always moving quietly in prayer. प्रार्थना करते समय हमेशा उनके होठ चलते रहते थे. She was a picture of peace and contentment. वो एक शांति और सौहार्द की, सेटिस्फैक्शन की प्रतिमूर्ति थी. When the author's parents went to live in the city, जब वो लेखक के पेरेंट्स शहर में रहने चले जाते हैं तो they left him behind with the old lady. वो लेखक को उस अपनी महिला, बूढ़ी महिला के पास छोड़ देते हैं. She used to get him ready for school. वो उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी. While she bathed and dressed the boy. जब वो बच्चे को नहलाती थी लेखक को और जब कपड़े पहनाती थी तो she kept saying her morning prayer. तो वो सुबह सुबह की अपनी जो प्रेयर थी वो बोलती जाती थी. She hoped that the child would get to know the prayer by heart. वो ये उम्मीद करती थी कि बच्चा भी है उस प्रेयर को सुनेगा तो शायद उसके अपने हृदय में धारण करेगा. But the author listened to her chiefly. लेकिन लेखक उसको मुख्य रूप से सुनता तो था because he loved her voice. क्योंकि उस लेखक को अपनी दादी माँ की आवाज अच्छी लगती थी. With the wooden slate, an earthen inkpot and a pen in the school bag. यानी एक स्लेट होती थी उसके पास लकड़ी की, एक मिट्टी का जो है स्याही कलम दबात होती थी, उसमें एक पेन होती थी और बैग लेकर के she went to school with the boy. वो लड़के के साथ स्कूल जाया करती थी. She also always carried several stale chapatis for the village dogs. और वो गांव के जो कुत्ते होते थे उनके लिए बहुत सारी चपाती रात को जो बच जाती थी उनको लेकर जाती थी. She threw those bread pieces to the dogs when they walked back home together. जब वापस घर आ रही होती थी तो वो उन कुत्तों को रोटियां फेंक देती थी. The school was attached to a temple. स्कूल उस मंदिर के पास ही लगा हुआ था. While the children were seated in the veranda. जब बच्चे वरांडा में बैठे हुए होते थे and taught the alphabet by the priest. और पुजारी के द्वारा उनको वर्णमाला सिखाई जाती थी. The old lady sat inside the temple. वृद्ध महिला मंदिर के अंदर बैठ जाती थी. Reading some holy books. और कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी.
When both had finished, जब दोनों ही अपना काम समाप्त कर लेते थे, they would walk back home together. दोनों ही साथ साथ घर वापस आते थे. It was the first phase of the author's togetherness with his grandmother. और ये लेखक की दादी के साथ होने का प्रथम चरण था. दोनों एक साथ रहते थे, ये उनका फर्स्ट फेज था. When the parents were settled properly, they called the author and the old lady there. जब उसके पेरेंट्स परमानेंटली सेटल हो गए, उन्होंने उस बूढ़ी महिला को भी अपने पास बुला लिया. That was a turning point in their friendship rather the second phase. यहाँ से अब उनका दूसरा चरण शुरू होता है और जीवन में उनके बदलाव का पॉइंट था. She could no more accompany the boy to his English school. अब वो अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चे के उसके साथ अब ज्यादा समय तक नहीं जा पाती थी. एंड देयर वर नो स्ट्रीट डॉग्स आइदर. वहां पर गलियों में जो कुत्ते घूमने वाले होते हैं वो भी नहीं थे. सो द ओल्ड लेडी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड. इसलिए कोर्ट यार्ड में जो स्पैरोज होती थी, चिड़िया, उनको उसने दादी माँ ने खाना खिलाना शुरू कर दिया. एट टाइम पास्ट, जैसे समय बीता गया, दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे को कम देखने लगे. She often inquired what he was taught at school. अक्सर वो पूछा करती थी कि भाई स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है. The poor woman could not understand English, work and the laws of science. बेचारी वृद्ध महिला अंग्रेजी में दिया हुआ काम नहीं समझ पाती थी और जो साइंस के नियम बताए जाते थे उनको भी नहीं समझती थी. So she could not help him with his lessons. इसलिए वो उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर पाती थी. But she was shocked to know that there was no religious or moral teaching at school. उन्होंने ये देखा कि स्कूल में किसी तरह का कोई धार्मिक या मोरल शिक्षण नहीं किया जाता है. Secondly, the children were given music lessons. दूसरा, बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाती है. She associated music only with beggars and prostitutes. और वो इस चीज को, केवल संगीत को, भिखारियों और जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, वेश्याएं आदि, उनका संगीत मानती थी कि संगीत उन्हीं की विद्या होती है. When the author went up to university, जब लेखक ने विश्वविद्यालय में जाना शुरू कर दिया, he got a separate room for his studies. तो वहां उसको अलग से कमरा पढ़ाई के लिए मिल गया. His friendship link with her was broken. और उनके साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे उसमें ब्रेक हो गया. She accepted her isolation quietly. और उन्होंने एकांत को बड़े शांतिपूर्वक सहन कर लिया, धारण कर लिया. She used to ply her spinning wheel and recited her prayers. और अब वो अपना केवल चरखा चलाती थी सूत काटने का और अपनी प्रेयर बोला करती थी. Only in the afternoon she took a short break to sit in the veranda. केवल दोपहर के बाद वो बरामदा में बैठा करती थी. एंड फीड द स्पैरोज. और जो गौरैया चिड़िया आ जाती थी उनको खाना खिलाती थी. शी स्माइल्ड. Hundreds of birds became so friendly with her that they sat on her legs. बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में पक्षी ऐसे हो गए थे मैत्रीपूर्ण कि उनके टांग पर आकर के बैठ जाते थे, कंधों पर बैठ जाते थे, शोल्डर्स एंड हेड, सिर पर भी बैठ जाते थे. She smiled but never drove them away. मुस्कुराती थी लेकिन वो कभी उनको उड़ाती नहीं थी, भगाती नहीं थी. That was the happiest hour of the day for her. और ये उनके लिए दिन का सबसे सुखद समय होता था. She did not look upset even when the author went abroad for further studies. जब लेखक और अगली शिक्षा के लिए विदेश जाता है तो वो बिल्कुल भी विचलित दिखाई नहीं देती है. She showed no sentiments when she saw him off at the railway station. और जब वो उनको रेलवे स्टेशन पर विदा करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल भी भावुक दिखाई नहीं देती हैं. द ऑथर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड हर अलाइव ऑन हिज रिटर्न. लेखक ये उम्मीद नहीं करता है कि जब वो वापस आएगा तो वो उसको भी जीवित मिल जाएंगी. बट शी वाज देयर अगेन टू रिसीव हिम. लेकिन वो दोबारा फिर उनको रिसीव करने के लिए जब जाती हैं तो शी लुक्ड एक्सट्रीमली हैप्पी. तो बहुत खुश लग रही होती हैं. दैट डे शी फेड द बर्ड्स लॉन्गर. और उस दिन उन्होंने उन पक्षियों को और ज्यादा देर तक खाना खिलाया. इन द इवनिंग शी कलेक्टेड वुमेन फ्रॉम नेबरहुड. शाम को उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित कर लिया. गॉट एन ओल्ड ड्रम. एक पुराना सा जो ड्रम था उसको प्राप्त किया.
and sang for hours, घंटों गाती रही. She could not withstand so much strain, और वो ज्यादा तनाव महसूस नहीं कर रही थी. She was taken ill, हालांकि वो बीमार पड़ गई थी. She declared that her end was near, और अब उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि अब उनका अंत निकट था. She refused to talk to any member of the family, अब उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य से बात करने के लिए मना कर दिया. And she died peacefully, और वो शांति के साथ देहावसान उनका हो गया. As per custom, her dead body was laid on the ground, प्रथा के अनुसार उनका मृत शरीर जमीन पर रखा गया. And covered with a red shroud, और लाल रंग के कफन से उसको ढक दिया गया. While others left her alone to arrange for the funeral, hundreds of birds gathered around her. जब घर के दूसरे लोग उनके दाह संस्कार की तैयारी करने के लिए चले गए, तो सैकड़ों की तादाद में पक्षी आकर के उनके चारों तरफ बैठ गए. But they all were in silent mourning, लेकिन वो सब मिलकर के शांति पूर्वक विलाप कर रहे थे. The author's mother thought the birds were hungry. लेखक की माँ ने सोचा कि शायद ये पक्षी भूखे होंगे. She threw pieces of bread to them. उसने जो है रोटी के टुकड़े उनके लिए फेंके. But the sparrows took no notice of the bread. लेकिन उन पक्षियों ने उन रोटियों के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. When the dead body was carried off, जब वहां से मृत शरीर चला गया, the birds also flew away quietly. पक्षी भी बिल्कुल शांति के साथ वहां से उड़ गए. Next morning, the sweeper swept the bread pieces into the dustbin. जो सफाई कर्मचारी आया, उसने रोटी के टुकड़े पड़े हुए थे, वो डस्टबिन में डाल दिए. Thanks a lot. I think you will be able to understand the story of this chapter very well.